आज की ये कहानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से। मेरठ में एक कॉलोनी, न्यू मेवला हाफिजाबाद कॉलोनी। इसी कॉलोनी में रहने वाली एक लेडी लॉयर का मर्डर हो जाता है। मर्डर होने के बाद अब पुलिस कातिल तक कैसे पहुंचती है और इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन निकलता है, ये जानकर सारे लोग चौंक जाते हैं। पुलिस की तफ्तीश कितनी सख्त होती है, कितनी मेहनत करती है, ये सारी चीज़ें इस कहानी में। कहानी मेरठ के न्यू मेवला हाफिजाबाद कॉलोनी से शुरू होती है। डेली रूटीन के हिसाब से लेडी लॉयर, जिसका नाम अंजल गर्क होता है, अंजल गर्क रूटीन के हिसाब से रोज़ सुबह अपने घर से निकलती है और दूध लेकर वापस अपने घर में चली आती है। इसी डेली रूटीन के हिसाब से 7 जून 2023 को भी सुबह करीब 6 साढ़े 6 बजे के करीब वो अपने घर से निकलती है दूध लेने के लिए। और दूध लेकर जब वो वापस अपने घर की दहलीज पर पहुंचती है तो अचानक पीछे से एक बाइक सवार, जिस बाइक पे 2 लोग बैठे थे, वो आते हैं और ये अपनी दहलीज पर अभी पहुंची ही थी कि अचानक वो अपनी साइड से पिस्टल निकालते हैं और उस बंदूक से अंजल गर्क के ऊपर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से मौके ही पे अंजल गर्क की मौत हो जाती है। और आसपास के लोगों को जैसे ही इसकी खबर मिलती है वो फ़ौरन वहाँ पर पहुँचते हैं। उसके बाद पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस की एक टीम वहाँ पर पहुँचती है और इस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और इधर अब पुलिस इस कत्ल के बारे में लोगों से पूछताछ करती है। शुरुआत में आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ किया गया तो किसी ने भी इस व्यक्ति को मारते हुए यहाँ से जाते हुए नहीं देखा था। अब पुलिस इस केस की तफ्तीशी कर रही थी, आसपास के लोगों से पूछताछ कर ही चुकी थी, घर वालों से भी पूछताछ कर लेती है, लेकिन कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता जिसकी वजह से कातिल की पहचान की जा सके या कत्ल के पीछे किसका हाथ है ये जाना जा सके। पुलिस पोस्टमार्टम से जब बॉडी वापस आती है घर वालों के हवाले करती है, घर वाले इसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो इसी बीच उस लड़की के मैके वाले, यानी जो लॉयर थी जिसका नाम अंजल गर्क था, उसके जो मैके वाले थे वो वहाँ पर पहुँचते हैं। पुलिस उनका बयान नोट कराती। तो यहाँ पर एक नया ट्विस्ट निकल कर सामने आता है। वो ट्विस्ट कुछ इस तरीके से था कि घर वाले ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि असल में इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि इस महिला के ससुराल वाले ही हैं। यानी अंजल गर्क के जो ससुराल वाले, यानी उसके पति और उसके सास और ससुर, यही इस कत्ल के मास्टरमाइंड है। पुलिस जैसे ही ये सुनती है पुलिस चौंक जाती है। पुलिस अभी इस एंगल में तफ्तीश करती है, घर वालों से एक अलग से इन्वेस्टिगेशन करती है, उनसे सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन बहुत कुछ सामने नहीं आता। लेकिन एक स्टोरी निकल कर सामने आती है। वो स्टोरी ये होती है कि असल में जो परिवार से जो विवाद था अंजल गर्क था, वो एक प्रॉपर्टी को लेकर था। असल में एक प्रॉपर्टी थी जो लीगली अंजल गर्क के नाम थी, लेकिन गैर कानूनी तरीके से उसके ससुराल वालों ने इस प्रॉपर्टी को 2 लोगों को बेच दिया था। पुलिस घर वालों से पूछताछ करती है। घर वालों को पूछताछ के बाद जब उसे पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी किन लोगों को बेची गई है, उनका नाम आता है। उनमें से एक का नाम सुरेश भाटी और दूसरे का नाम यशपाल है। यशपाल एक बेकरी का ऑनर है और जो सुरेश भाटी वो एक बिल्डर है। इन दोनों ने मिलकर, यानी पैसे को मिलाकर, अंजल गर्क की जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी अंजल गर्क के ससुराल वालों से ख़रीदी थी। लेकिन जैसे ही ये मामला अंजल गर्क को पता चलता है, वो इस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा नहीं छोड़ती, वो इस मामले को अदालत तक लेके जाती है। लेकिन जो सुरेश भाटी और यशपाल थे, ये दोनों चाहते थे कि अंजल गर्क इस घर को खाली कर दे, लेकिन अंजल गर्क इस घर को नहीं खाली कर रही थी। पुलिस को ये भी एक एंगल लगता था कि शायद इन दोनों ने किसी शूटर को हायर करके अंजल गर्क का कत्ल करवा दिया ताकि इस घर को खाली करा सके। लेकिन पुलिस के पास कोई भी सबूत इस तरह का नहीं था कि इनके ऊपर उंगली उठा सके। पुलिस आगे की तफ्तीश करती है। आगे की तफ्तीश में पता चलता है कि एक और व्यक्ति जिसके साथ अंजल गर्क का कानूनी मामला अदालत में चल रहा था, उसका नाम नीरज था। नीरज के साथ कुछ पैसे के लेन देन को लेकर और कुछ प्रॉपर्टी का भी मामला था जो अंजल गर्क के साथ चल रहा था। पुलिस नीरज से भी पूछताछ करती है, लेकिन नीरज से भी बातचीत करने में पुलिस को कोई भी ऐसा क्लू हाथ नहीं लगता कि जिसकी वजह से उसके ऊपर उंगली उठाई जाए कि यही कातिल हो सकता है। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं इन लोगों पर शक हो रहा था। यही वजह थी कि पुलिस इनके ऊपर नज़र भी गड़ाए हुए थी। और इधर अब इस कत्ल की तफ्तीश शुरुआत से शुरू करती है, यानी जहाँ से ये कत्ल हुआ उस जगह से दोबारा से तफ्तीश को स्टार्ट करती है। और सबसे पहले उस हाफिजाबाद कॉलोनी का जो जितना भी CCTV कैमरा था उसे जांच करना शुरू कर देती है। हाफिजाबाद से पुलिस शुरू करती है कैमरे की जांच करना और एक एक कर लगभग 50 कैमरों की जांच करती है। कुछ कुछ फासले पे, यानी जिस रूट पे वो बाइक सवार फरार हो रहे थे उस रूट के कैमरे को चेक करती चली जाती है। धीरे धीरे जब पुलिस 50 कैमरों तक पहुंचती है
तो वो देखती है कि 50वां कैमरा एक ऐसी कॉलोनी में आकर रुकता है जिसका नाम प्रताप विहार इलाका है। यानी प्रताप विहार कॉलोनी में ये कैमरे की लास्ट लोकेशन पाई जाती है, और जहाँ पर ये दो शूटर अपनी स्कूटी को लगाते हैं एक साइड में। और उसके बाद यही नहीं बल्कि एक और चीज़ नज़र आती है कि वो एक घर में दाखिल हो रहे हैं। पुलिस ये देखती है कि ये घर किसका है, शुरुआती तफ्तीश करती है, तो उसमें पता ये चलता है कि ये घर असल में किसी और का नहीं बल्कि उसी नीरज का है। वही नीरज जिनके मामले में शुरुआत में पुलिस जांच भी कर चुकी थी। 3 लोगों में एक नीरज भी था जिसके साथ अदालती मामला अंजल गर्ग का चल रहा था, लेकिन अभी भी पुलिस डायरेक्ट हाथ नहीं डालती। उसकी वजह ये होती है कि पुलिस इसके आगे की भी और जानकारी इकट्ठा करना चाहती है, यानी इस कत्ल में और कौन कौन शामिल है उसका भी नाम सामने लाना चाहती है, और इस कत्ल को अंजाम देने के लिए पीछे का रीज़न, पीछे की वजह, जो असली वजह है वो भी सामने लाना चाहती थी। इस वजह से पुलिस डायरेक्ट नीरज के ऊपर हाथ नहीं डालती। पुलिस अब सबसे पहले करती है कि नीरज के घर के पास एक्टिव जितने भी मोबाइल फ़ोन होते उसकी डिटेल मोबाइल टावर कंपनी से निकालना शुरू करती। मोबाइल टावर कंपनी से जितना भी डंप डाटा वहाँ पर इकट्ठा होता उसकी डिटेल्स निकालती। लगभग 5000 डंप डाटा निकल कर सामने आते हैं। 5000 नंबरों में से पुलिस को नीरज के नंबर की जांच करनी थी। पुलिस जब चेक करती है तो पता ये चलता है कि नीरज असल में 3 नंबर इस्तेमाल किया करता था, लेकिन कत्ल से 2 दिन पहले तक नीरज के पास वो 2 नंबर मौजूद था, लेकिन कत्ल से 2 दिन पहले वो उन 2 नंबर को बंद कर देता है। सिर्फ एक नंबर वो पुराना वाला यूज़ करता है। बाकी नीरज ने 2 और नई सिम निकलवाई थी किसी और आईडी के नाम से। उस सिम को भी वो 2 दिन बाद से इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। पुलिस को जैसे ही उस 2 नंबर के बारे में पता चलती है, पुलिस उसकी सीडीआर निकालती है, कॉल डिटेल रिपोर्ट। उसमें पुलिस को ये पता चलता है कि जो नीरज है वो 4 नंबर पे इस मोबाइल नंबर से कांटेक्ट में है। वो 4 नंबर, जो 2 नंबर है वो तो किसी और इलाके के, लेकिन जो 2 और नंबर उसकी जब पुलिस जानकारी निकालती है तो पता ये चलता है कि ये 2 नंबर किसी और के नहीं बल्कि उन्हीं 3 लोगों में नीरज तो एक हो ही गया था। बाकी जो 2 लोग थे जिसमें सुरेश भाटी और यशपाल, इन दोनों का नंबर उसके मोबाइल नंबर में मौजूद था। पुलिस जब जांच करती है तो पता ये चलता है कि नीरज इन दोनों से कई दिनों से कांटेक्ट में और लगातार कई दिनों से इनके बीच बातचीत हो रही। पुलिस को अब ये पता चल गया था कि यानी इस कत्ल में इन दोनों का भी हाथ शामिल है, लेकिन अभी पुलिस और सतर्क थी और जानकारी इकट्ठे करने की कोशिश कर रही थी कि शायद किसी और का चेहरा सामने आ जाए। पुलिस आगे की और तफ्तीश करती है, उन 2 नंबरों की जांच करती है जो शूटर का होने का शक था। पुलिस उन दोनों के नंबर की डिटेल निकालती है, ट्रैक करती है लोकेशन को, तो उन दोनों का पता चलता है, उन्हें उठाती है। अब उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में ये पता चलता है कि हाँ, इस कत्ल का जो मेन मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं बल्कि यही 3 लोग हैं। इन 3 लोगों में जो मेन इस कत्ल को अंजाम देने में आगे था वो नीरज था। नीरज के बारे में ख़ास बात ये थी कि लोग जब नीरज का नाम आया तो सुनकर चौंके क्यों? उसकी वजह ये थी कि एक समय था कि नीरज और अंजल गर्ग ये दोनों एक ख़ास दोस्त हुआ करते थे। यानी एक ऐसा दोस्ती का मामला था कि ये काफ़ी दिनों से एक दूसरे के साथ रहा करते थे, जबकि अंजल गर्ग शादीशुदा थी, इनके बीच कोई ऐसा मामला नहीं था, लेकिन ये एक अच्छे दोस्त थे। लेकिन कहा जाता है कि पैसों का लेन देन का मामला कुछ इस तरीके से बिगड़ा कि फिर इनके बीच लड़ाई हुई और लड़ाई कानूनी लड़ाई में बदल जाती है, और कानूनी लड़ाई के चलते इनके बीच इतनी रंजिश हो जाती है कि नीरज ने कत्ल करने के प्लान को भी जारी रखा। यानी वो इस फैसले को भी करने में ज़रा भी सहमा नहीं, ज़रा भी डरा नहीं, या ज़रा भी उसको अपनी दोस्ती की याद नहीं आई। इस वजह से पुलिस जब इस मामले को उजागर करती है कि इस कत्ल में नीरज भी, तो सारे लोग सुनकर चौंक भी जाते हैं। अब पुलिस इसके पीछे की वजह निकालती है तो वजह भी वही होती है कि उस घर को खाली कराना मेन मकसद था, और जो नीरज का मेन अपना मामला था वो भी एक वजह थी। तीसरी वजह ये कि जो बाकी के यानी सुरेश भाटी और जो यशपाल था, इन दोनों ने नीरज से कह रखा था कि अगर तुम इस कत्ल को अंजाम देते हो, यानी इसका कत्ल करवाते हो, तो आगे तुम्हारी जितनी भी परेशानियां आएंगी पैसे के लेन देन को लेकर या भी कोई भी कारोबारी मामला, तो उसमें हम तुम्हारे पूरे पूरे साथ होंगे। ये वजह भी थी कि नीरज ने इस कत्ल को अंजाम देने के लिए 2 शूटर को हायर किया, और 2 शूटर को हायर करने के बाद सबसे पहले उन्हें पूरी रेखी करवाता है। रेखी करवाने के बाद कत्ल से एक दिन पहले यानी 6 जून की रात को वो अपने उसी घर में एक पार्टी रखता है,
और उस पार्टी में काफ़ी शराब उन लोगों को पिलाता है और खूब डीजे पर नाच गाना होता है। इस तरह से दूसरे दिन फिर इस मामले को, इस कत्ल को अंजाम देने के लिए वो उसे उस जगह का लोकेशन दिखाता। लोकेशन दिखाने के बाद ये दोनों शूटर जब अंजल गर्ग अपने घर वापस आ रही थी दूध लेकर, तो वो उसे वहाँ पर गोलियों से शूट करते हैं और शूट करने के बाद फिर वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज जो एक एक कर पुलिस तफ्तीश करती रही, 50 कैमरे चेक किए, जिसकी वजह से पुलिस को ये पता चला कि ये शूटर कहाँ पे आके रुकते हैं, किस घर में दाखिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आगे जाकर इस नीरज का नाम सामने आता है। और नीरज की जब आगे की तफ्तीश की गई तो बाकी उन दोनों का नाम सामने आया। चौंकाने वाली बात ये थी कि नीरज के साथ जो कानूनी लड़ाई थी वो कुछ दिन पहले शुरू हुई थी और इससे पहले नीरज और अंजल गर्ग एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन कुछ ही दिन का फर्क बीता और नीरज के दिल में अंजल गर्ग के लिए इतनी नफरत हो गई कि उसने शूटर भी हायर कर दिए अंजल गर्ग के कत्ल करवाने के लिए। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।